आज की चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि प्रबंध का कार्य क्या है। देखिए, प्रबंध का कार्य ये जो विषय है, ये जो चर्चा है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करीब करीब 3 मार्क्स 4 मार्क्स का अपना वेटेज रखता है। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये ज़रूरी है जान लेना कि प्रबंध कहते किसे हैं, क्योंकि सारी चर्चाओं का मूल आधार यही है ना कि हमें मालूम होना चाहिए अच्छी तरह से कि प्रबंध होता क्या है, कहते किसे। तो आपको याद दिलाते हुए कहूँ अगर कि प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है, प्रबंध से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें काम को कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए, कुशल और प्रभावी ढंग से करने के लिए कार्यों के एक समूह को संपन्न किया जाता है। भेजे में जारी है ना बात। किसी काम को कैसे करना है, कुशल और प्रभावी, कुशल एफिशिएंट और प्रभावी इफेक्टिव। कुशलता और प्रभावपूर्णता से किसी काम को पूरा करना है। कुशलता से तात्पर्य है कि कम से कम लागत में हो जाए, जो कार्य संपन्न किया जाना है वो कम से कम लागत में हो। और प्रभावपूर्णता का मतलब होता है कि वह काम काफ़ी प्रभाव हो और समय पर पूरा हो। तो चीप एंड बेस्ट, तो काम को ऐसे करना है कि उसमें कुशलता दिखे, प्रभावपूर्णता दिखे। और ये परिलक्षित तभी होता है जब हम किसी कार्यों के एक समूह से, जब किसी काम को पूरा करना है उसे कार्यों के एक समूह के माध्यम से करें। अब वो कार्यों का एक समूह जिसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं वो है क्या? प्रबंध का कार्य की शुरुआत होता है फर्स्ट नियोजन से। कार्यों को वह समूह बताया ना, पहला कार्य है नियोजन, अंग्रेजी में से कहते हैं प्लानिंग। What to do, how to do, when to do and to whom, for whom to do, यही कहलाता है इन्वेस्टमेंट, नियोजन, प्लानिंग। कौन सा कार्य किया जाना है और इसे किस समय पूरा करना है, किस माध्यम से पूरा करना है और किसके लिए पूरा किया जाना है, यह सोच लेना ही, थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोच लेना, पहले ही सोच विचार लेना, यह कहलाता है नियोजन। और याद रखिएगा, संपूर्ण कार्यशैली का यह आधार है। प्रबंध का यह काम किसी भी व्यवसाय के उद्देश्य को पूरा करने का सबसे प्रथम बिंदु और मजबूत बिंदु, आधार बिंदु है। जो काम किया जाना है उसके बारे में पहले सोच विचार करना, कागजी कलम के माध्यम से उसका एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार कर लेना, यही है प्लानिंग। तो एडवांस में सोचना, अग्रिम रूप से सोच लेना कि जो कार्य किया जाना वो है क्या, कब करना है, किसके माध्यम से करना और किसके लिए पूरा करना है, यही नियोजन कहलाता है। और ये छोटा मोटा काम नहीं है भाई, स्ट्रक्चर तैयार करना। ये आने वाले प्रत्येक कार्यों का दिशा निर्देश करता है। जैसे जो काम मुझे पूरा करना है, मान लीजिए कि किसी व्यवसाय के टर्नओवर को बढ़ाना है, उसकी बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बढ़ाना है, 2000 करोड़ करनी है। तो ये करने के लिए क्या क्या चाहिए, फिर उसका भी पहले से सोच लेना उसके बारे में कि किस माध्यम से होगा, उसके लिए कैसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और कौन कौन से ऐसे लोग हैं
जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं उनका चयन करना पड़ेगा, और उसके उपरांत उस पर क्या कॉस्ट आएगा, और ये काम पूरा करने के लिए जिनके माध्यम से पूरा किया जाना है उन्हें कैसे तैयार की जानी है, इन सब बिंदुओं पर सोचना ही तो प्लानिंग है। इसलिए कहते हैं ना कि जैसे नियोजन, इसका अभिप्राय कुछ करने से पहले सोचना ही है। इसमें निश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना है, कैसे काम को करना है, कब करना है, और किस व्यक्ति के द्वारा किया जाना है। एक लंबी प्रक्रिया है नियोजन, क्योंकि अगर आप नियोजन करने बैठे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको उद्देश्य निर्धारित करना पड़ता है। इसे कई प्रक्रिया है। उद्देश्य निर्धारित कीजिए, जैसे कि 2000 टर्नओवर करना है, अगर 2000 करोड़ का टर्नओवर किया जाना है तो एक उद्देश्य निर्धारित हुआ ना। इसी तरह उद्देश्य निर्धारित करना होता है। अब तो और इस उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए आधार विकसित कीजिए, दूसरा स्टेप। आधार कैसे विकसित करना है? अगर उद्देश्य ये है कि 2000 करोड़ करनी है, तो इसके आंतरिक आधार और बाह्य आधार दोनों के बारे में सोचना होगा। आंतरिक आधार मतलब 2000 करोड़ टर्नओवर करने के लिए पूंजी भी तो चाहिए है, रॉ मटेरियल कच्चे माल भी तो चाहिए। उतना उत्पादन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में श्रमिक भी तो चाहिए। पूंजी चाहिए, भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, और फिर उसे करने योग्य लोग भी तो चाहिए जो संगठन को नेतृत्व कर सके। तो ये आंतरिक स्रोत हुए। दूसरी बात है कि बाह्य स्रोत, कि इतने बड़े प्रोग्राम को, इतने बड़े कार्यक्रम को, इतने बड़े उद्देश्य को निष्पादित करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या बाहरी वातावरण अनुकूल है? सरकार की पॉलिसीज ऐसे हैं, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, क्योंकि इन सभी बाह्य तत्वों का प्रभाव किसी भी व्यवसायिक संरचना पर पड़ता है। तो एक उद्देश्य को अंतिम बिंदु देने के लिए, लक्ष्य देने के लिए नियोजन वो प्रथम सीढ़ी है, जो कि इसके बाद आने वाले प्रत्येक कार्य को आधार प्रदान करता है। तो किसी काम को पूरा करने से पहले सोचना नियोजन कहलाता है। ये हुआ प्रथम कार्य। दूसरा कार्य, प्लानिंग के बाद हम संगठन, ऑर्गेनाइजिंग, कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। अब ये तो पता चल गया कि हमने प्लानिंग कर ली, क्या करना है, कब करना है, कैसे काम किया जाना है, किसके माध्यम से किया जाना है, इसकी पूरी रूपरेखा हमने कागज़ और कलम पर तैयार कर ली। अब उस तैयार किए हुए नियोजन के पथ पर चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता है। हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो नीतियां बनाई हैं, जो कार्यक्रम तय किए हैं, जो पद्धतियों का इस्तेमाल करना है, उसके लिए साधनों का जुगाड़ भी तो चाहिए। कैसे होगा वो पूरा? अगर हमने आंतरिक और बाह्य संरचना पे ध्यान दी होगी, तो भाई आंतरिक क्या चाहिए? व्यवस्था, पूंजी चाहिए। तो पूंजी का जुगाड़ कैसे किया जाना है? पूंजी का जुगाड़ करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा
कि किन स्रोतों से मुझे पूंजी मिलेगी जो अल्पकालीन हो, दीर्घकालीन हो, जो कम समय के लिए प्राप्त हो और अधिक समय के लिए प्राप्त हो, कम ब्याज पर प्राप्त हो जाए। इन सुविधाओं पे ध्यान देना पड़ेगा। तो पूंजी एकत्रीकरण पे विशेष ध्यान। इतने बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि चाहिए। ये जरूरी नहीं कि भूमि आपकी अपनी हो, आप इसे किराए पर, लीज पर कंप्लीट पूरा कर सकते हैं। इसके उपरांत लेबर, श्रमिक को प्राप्त करना है, श्रमिक के जुगाड़ करना है। तो कैसे श्रमिक होंगे, उन्हें कैसे पद दिए जाएंगे और किन पदों से ये कार्य संपन्न होगा, कैसी योग्यता वाले व्यक्ति होंगे, ऐसे करके संगठित करना हो। क्योंकि काम तो अनंतोगतवा हमें किसके माध्यम से किया जाना है, लोगों के माध्यम से पूरा किया जाना है। अब उन लोगों के माध्यम से काम को पूरा करने के लिए कुछ स्टेप से तो गुजरना पड़ेगा। हमें कार्य की पहचान करनी पड़ेगी और कार्य की पहचान करके उनका विभाजन करना पड़ेगा। ये है संगठन की प्रक्रियाएं। हम दूसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं, संगठन, साधनों का जुगाड़। और साधनों का जुगाड़ कैसे करना है, तो कार्य का पहचान करके। कार्य जब पहचान लिए जाएंगे तो उनका विभाजन किया जाएगा, क्योंकि कार्य को तोड़ तोड़ कर ही पूरा किया जाना है कि ताकि हमको विशिष्टीकरण का फ़ायदा मिल सके। समझ में आ रही बात? अगर मुझे एक मार्कर भी बनानी है तो ढक्कन और उसके बाहरी पहलू, स्याही, ये अलग अलग जगह से टुकड़े टुकड़े में जब बनाया जाएंगे तो उससे विशिष्टीकरण, उसे विशिष्टता का फ़ायदा मिलेगा और कार्य बड़े ही अच्छे और समय पर प्राप्त होंगे। तो कार्यों की पहचान करनी होगी, उनका विभाजन करना होगा, फिर विभाग तय करने होंगे। कौन सा कार्य किस विभाग के माध्यम से होगा, क्योंकि यही तय करना होगा परचेज का विभाग, जिनका कार्य होगा कि वो क्रय कर सके कच्चे माल का। विक्रय का विभाग जो कार्य होगा कि जो बन चुका है माल उसे बेच सकें। मार्केटिंग विभाग, ये मार्केटिंग विभाग क्या करेगा, विपणन का विभाग क्या करेगा, वो तय करेगा, मार्केट तय करेगा कि कहाँ कहाँ इसका डिमांड है और कहाँ डिमांड पैदा किया जाना है, ग्राहकों को कैसे संतुष्ट करनी है और ग्राहकों की आगामी इच्छा क्या है वो प्राप्त करना है, उनकी संतुष्टि का पता करना है कि वो हमारे द्वारा किए हुए कार्य से कितना संतुष्ट हैं। तो विभागीकरण, कई विभाग बांटने होंगे और प्रत्येक विभाग को उनका कार्य सौंपना होगा। ये सब संगठन के अंतर्गत आते हैं। और फिर अंत में सूचनाएं प्रेषित करनी होगी, उन्हें सूचनाएं प्रेषित करने के संबंध स्थापित करना होगा। तो ये संगठन अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो यही कहा जा सकता है कि साधनों का जुगाड़ करना है। और ये साधनों का जुगाड़ तभी हो पाया ना जब नियोजन कर पाए। तो पहला काम नियोजन, दूसरा काम संगठन। अब हम तीसरे काम की ओर चलते हैं, तीसरे कार्य की चलते हैं। प्रबंध का तीसरा काम ये है स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। प्रबंध के कार्यों की श्रृंखला में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है नियुक्तिकरण का। हमने नियोजन की बात कर ली, एक स्ट्रक्चर हमने कागज कलम पर बना लिया कि संपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने तक की सारी एक रूपरेखा तैयार कर ली। फिर हमने संगठन का कार्य किया। संगठन में जो नियोजन की मांग थी, उनके अंदर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, जैसे लोगों की आवश्यकता है, उनका जुगाड़ करना सारा, चाहे वो पूंजी हो, भूमि हो, श्रम हो, उनका अरेंजमेंट करना, उनका प्रबंध करना संगठन कहला गया। तीसरा मुख्य बिंदु है नियुक्तिकरण। देखिए, चाहे कार्य कोई भी हो, अनंतो गत्वा पूरा तो करना है मानव से ही, मानव समूह से ही। और हम लोग पहले भी जानते हैं कि प्रबंध के 3 स्तर
ऐसे तो कई स्तर हो सकते हैं, लेकिन 3 स्तर के बारे में चर्चा की है हमने कि उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो किसी भी संगठन में 3 स्तरों के अनुकूल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्रथम उच्च स्तर पर जहाँ CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डायरेक्टर जनरल, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये लोग होते हैं ना। फिर मध्य स्तर पर उनके ही डिप्टी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स, मैनेजर्स होते हैं। फिर निम्न स्तर पर सुपरवाइज़र और फॉरमैन होते हैं। तो इन सभी पदों को उनकी योग्यता के अनुसार भरना और भरे रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर प्रबंधकीय कार्य में जो उद्देश्य निर्धारित किया जा चुका उसे प्राप्त करना है तो होगा तो इन्हीं मनुष्य के समूहों के द्वारा। और अगर उचित समय पर कोई भी पद जिससे कार्य किया जाना है, जिसके माध्यम से कार्य संपन्न हुआ जाना है, अगर रिक्त रहा ना तो बाधा उत्पन्न हो जाएगी। एक भी मैनेजर्स, अगर वित्तीय विभाग का कोई मैनेजर्स गायब है, अगर रिक्त है, तो सही समय पर वित्त ही प्राप्त नहीं होगी, उनकी योजना ही नहीं बनी होगी, और पैसे ही नहीं आए तो आपके सारे धरा है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरा है, अगर कोई और डिपार्टमेंट जैसे श्रम विभाग से ही वर्गीय विभाग, उनके अगर कोई ऑफिसर्स नहीं रहे तो उनको जो कार्य दिया गया है वो अगर कहीं से ना संपन्न हुआ तो सही काम करने के लिए सही व्यक्ति आपको नहीं मिल पाएंगे। ऐसे कोई भी रिक्त अगर रहा पद तो कार्य के पूर्णाहुति में, संपन्न में, निष्पादन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए ये तीसरा काम नियुक्तिकरण पदों को भरना और भरे रखने से है। ये निष्पादन का क्रिया जो ये जो स्टाफिंग का कार्य है, ये जो नियुक्तिकरण की प्रोसेस है, इससे संगठन के सभी स्तरों के लिए, उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर, तीनों स्तरों के लिए जितनी पदों की आवश्यकता है और उन पदों को शोभनीय जितने लोगों की आवश्यकता है उसे भरते रहता है और आवश्यकता अनुकूल उसकी भरने के प्रोसेस में लगा रहता है। जैसे इसी स्टाफिंग प्रोसेस में, इसी नियुक्तिकरण के प्रोसेस में यह आकलन किया जाता है कि आखिर में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। जो उद्देश्य हमें प्राप्त करना है उसके लिए साधनों के जुगाड़ के क्रम में मानव के कितने समूह की आवश्यकता है, इसका आकलन करना पड़ता है, अनुमान लगाना पड़ता है। 2 विधियां हैं इसमें, वर्कलोड और वर्क फोर्स विधि। पहले तो अपने वर्क के लोड को समझिए कि कितना कार्य है, उसके अनुसार कितनी आवश्यकता है चाहिए मनुष्य की। फिर उसके उपरांत या यह भी सोच लीजिए वर्क फोर्स कि मेरे पास कितना अवेलेबल है, मेरे पास लोग कितने हैं, उसके अनुसार ही कोई कार्य कर सकते हैं। अब हमने ले लिया काम 2000 करोड़ की, ठीक है, और गिने चुने 4 लोग हैं मेरे पास, क्या काम संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके अनुसार व्यक्ति भी तो चाहिए। और अपने पास अगर व्यक्ति है 50, 60, 100, 200, 5000, 10,000, तो हम किसी भी कार्य को टैकल करने में, संभालने के योग्य हैं, तो हम यहाँ से भी काम कर सकते हैं। अर्थात इसमें ही यह देखा जाता है, इसी प्रोसेस, इसी प्रक्रिया, किसी कार्य के अंतर्गत देखा जाता है, प्रबंध किसी नियुक्तिकरण के कार्य के अंतर्गत, कि वर्कलोड और वर्कफोर्स दोनों का निरीक्षण करके
मनुष्य की कितनी आवश्यकता है, श्रमिक की कितनी आवश्यकता है। तो पहला तो आकलन करना, फिर आवश्यकता अनुसार भर्ती का मतलब होता है रिक्रूटमेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके अंतर्गत बहाली निकालिए। अगर आवश्यकता है संगठन को कि लोग चाहिए तो भर्ती निकालिए, और उसके कई माध्यम हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट करवाइए, या कैंपस सिलेक्शन कीजिए। तो किसी भी माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और भर्ती करने का मतलब ये हुआ कि आप यह निर्धारित कर चुके हैं कैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, है ना। उनको यह निर्धारित करना होगा कि काम उन्हें क्या करना होगा। अब इसके अनुसार लोग फॉर्म भरते हैं या नियत इस जगह पे उपस्थित होते हैं कि उस प्रमाप के अनुसार वो लोग हैं। वैकेंसी निकलते हैं ना भाई, तो ये निकल गया ना कि इतनी आवश्यकता है, इतने लोगों की आवश्यकता है, यह कार्य करना होता है, इसके लिए ये आवश्यकता है, योग्यता चाहिए। तो जो उस योग्यता के अनुकूल व्यक्ति होंगे वो उस भर्ती के प्रोसेस में आएंगे। तब हम उसमें से सिलेक्शन करते हैं, अर्थात चयन करते हैं, चुनते हैं कि मेरे द्वारा तय किए गए प्रमापों के आधार पे, जो स्टैंडर्ड हमने तय किए हैं, उन पर खरे कौन कौन हैं, सिलेक्शन कर लीजिए। और तब जाकर उन्हें प्लेसमेंट दिया जाता है। जो खरे उतरते हैं उनमें प्लेसमेंट, उनको कार्य पर लगाया जाता है, एक विन्यास तय की जाती है। और जब कार्य पर लग जाते हैं तो उनको जो कार्य करना है उनके अनुकूल उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और तब परफॉर्मेंस माने प्रगति मूल्यांकन किया जाता है। ये कुछ स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के, भर्ती के, नियुक्तिकरण के, ये स्टाफिंग के प्रोसेस। और तभी ना तय होता है कि अगर पहले से मौजूद है अपने पास वर्कर्स, ऐसे प्रबंधक, तो ज़रूरी नहीं कि हम बाहर से ही वर्कर को लाएं। हमारी इस भर्ती के प्रोसेस में ऐसा भी तो है ना कि हमारे संगठन में भी तो लोग मौजूद हैं। जो जूनियर है उन्हें सीनियर बना दिया गया, जूनियर पोस्ट, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि पहले से वो ट्रेंड है, उसमें ज़्यादा कष्ट भी नहीं है, तो ये भर्ती के प्रोसेस में आ जाता है। तो जब इनको पदोन्नति की जाना, उनके योग्य अगर वैसे है जो ट्रेंड हो चुके व्यवसाय में रह कर, तो उनको उनके अनुसार पोस्ट दे देना। और अंत में ये तय किया जाता है कि क्षतिपूर्ति क्या है, मतलब उनका पेमेंट क्या तय किया जाए, उनको कितना वेतन दिया जाए, कितना DA TA दिया जाए, है ना। ये सारे कमीशंस कितने दिए जाए, ये सारे कंपनसेशन के तौर पे आते हैं, क्षतिपूर्ति के तौर पे। तो ये प्रक्रिया पूरा का पूरा स्टाफिंग का होगा। प्रबंध के कार्य के क्रम में कि जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इसमें चौथा स्टेप है नरेशन, डायरेक्टिंग। अर्थात अब तो चयन हो गया ना, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई, लोग आ गए, अब उनको निर्देशित किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ बिंदुओं पर, विशेष बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि लगातार पहला क्रम निर्देशित करने की पहले बिंदु है पर्यवेक्षण, सुपरविजन। होता क्या है ये कि इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों, जो जूनियर्स हैं, कि दिन प्रतिदिन की काम की प्रगति की देखभाल करने और उनके मार्गदर्शन करने से। इस चौथे काम में निर्देशन की प्रक्रिया के तहत सबसे पहला तो पर्यवेक्षण करना पड़ता है, सुपरविजन करना पड़ता है, एक दृष्टि रखनी पड़ती है
कि जो कार्य दिया गया है वो कितना प्रगति पे है, और लगातार इस दृष्टि से अवलोकन करते रहना पड़ता है कि काम की प्रगति दिन प्रतिदिन उस अनुसार तो हो रहा है ना जो उन्हें प्रमापित करके दिया गया था। अर्थात जैसा काम दिया गया था वैसा काम हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा है क्या कारण है, उसकी देखभाल की जाती है और वो अच्छा से हो सके इसलिए मार्गदर्शन दिया जाता है। तो ये काम हो गया पर्यवेक्षण की। तो दूसरी बिंदु है संदेश वाहन, अर्थात इसके तहत तथ्यों के बारे में जो मैटर्स है, विचारों, भावनाओं आदि का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करना ही संदेश वहन करना। अर्थात ये एक कला है जिसके तहत जो कार्य किया जाना है, जिसके माध्यम से किया जाना है, जिन साधनों के माध्यम से किया जाना है, उसके लिए विशेष विशेष तथ्य, सभी आवश्यक तथ्य किस भावना और किस विचार के साथ किया जाना है, उसका एक संवाद होना चाहिए जिसके माध्यम से किया जाना है। जिन वर्करों को, जिन श्रमिकों से, जिन प्रबंधक के माध्यम से कार्य संपन्न किया जाना है, उनसे एक लगातार संवाद होते रहना चाहिए। और संवाद होने से फायदा क्या है? जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है ना, वो श्रमिक भली भांति जानते हैं कि धरातल पर उस कार्य को पूरा करते समय क्या क्या व्यवधान आते हैं। प्रबंधक ने रूपरेखा तय कर दी, लेकिन धरातल पर उसे कार्यान्वित करते समय कैसे कैसे बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये तो श्रमिक जानते हैं। तो एक प्रबंधक का अपने अधीनस्थों से एक उच्च स्तर के कर्मचारियों का, उच्च स्तर के प्रबंधक के साथ निम्न स्तरीय श्रमिकों तक उनका संवाद चलता रहना चाहिए, क्योंकि संवाद जो है नियोजन करने में भी सहायता प्रदान करेगी, उसके अनुकूल संगठन करने में सहायता प्रदान करेगी, और उसके अनुकूल ही नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में भी सहायक होगी। तो निर्देशित करने के इस कार्य में पर्यवेक्षण भी जरूरी है और कम्युनिकेशन भी जरूरी है, संदेश वहन भी जरूरी है, कि ताकि विचारों का आदान प्रदान होता रहे, तथ्यों का आदान प्रदान होता रहे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचता जाता रहे। इससे सहयोग की भावना प्राप्त होती है, व्यवधान से लड़ने में हम सामर्थ हो जाते हैं, और आकस्मिक कोई घटना से निपटने के लिए भी हम तैयार हो जाते हैं, या आने वाली कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है, उससे निपटने के लिए हम पहले सजग हो जाते हैं। इसलिए संदेश वहन आवश्यक है। तीसरी बिंदु है इसके, इसी डायरेक्टिंग के, इसी निर्देशन के, नेतृत्व। नेतृत्व नेता का गुण। एक प्रबंधक जो कि कई श्रमिकों के माध्यम से कार्य पूरा कर रहा है, उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। नेता जो सबसे आगे चले, और ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि उनके नेतृत्व को सभी स्वीकार करें, फॉलो करें लोग। अगर आप ऐसा माहौल तैयार नहीं करते हैं कि जैसा नेता चाहे वैसा कार्य संपन्न करना है, तो कार्य का उद्देश्य पूर्ण होगा ही नहीं। इसलिए प्रबंधक के अंदर ये काबिलियत तो आ ही जानी चाहिए निर्देशन के क्रम में कि उनके अंदर नेतृत्व के गुण होने चाहिए। चौथा बिंदु है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। भाई वांछित कार्य जो किया जाना है, जो उद्देश्य प्राप्त किए जाने हैं, उनके प्रति एक उत्तेजना पैदा करना, यह श्रमिकों में आवश्यक है। एक ललक पैदा करना। और एक ललक कैसे पैदा होगी बताइए तो? काम संगठन का है, श्रमिक अपने अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए ही तो जाते हैं। उतना आत्मीय रूप से उस कार्य को करेंगे कि नहीं करेंगे, उस अपनापन से वो कार्य को संपन्न करेंगे, उतने दिल से कार्य को करेंगे, ये तो आवश्यक नहीं है ना। तो उनसे ये काम करवाने के लिए क्या क्या करना होगा?
ये कार्य को पूरा करना है अगर, तो वित्तीय और अवित्तीय दोनों माध्यम की आवश्यकता करनी होगी। उनको एक वित्तीय लुभावना देनी होगी कि भाई अगर आप जो आपको कार्य दिया गया है उसके अनुसार आप कार्य करते हैं तो आपका वेतन ये होगा, आपको सुविधाएं ऐसी मिलेगी, आपका मान सम्मान इस तरह का होगा, आपको इस पद से सुशोभित किया जाएगा, आपके भविष्य के लिए ऐसे ऐसी योजनाएं आपके लिए संग्रहित की जाएगी। अब बताइए उनके अंदर उत्तेजना पैदा हुआ कि नहीं काम के प्रति, उस संगठन के प्रति, उस प्रबंध के प्रति, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति? हो गया ना। जिस संगठन को काम करवाना है अपने कर्मचारियों से, उन कर्मचारियों के संपूर्ण मन को प्राप्त करने के लिए जरूरी है उनके अंदर अपनापन की वो भावना भी पैदा करनी होगी जिसके माध्यम से वो अपना समर्पण पूर्ण रूप से दे सके और कार्य को पूर्ण रूप से कर सके। इसलिए आप देखते हैं कि कारखाने के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए नियोक्ता, हॉस्पिटल, स्कूल्स, आने जाने की सुविधाएं, पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब क्यों करते हैं कि व्यक्ति पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाए कि कंपनी उनके लिए है, तो आप भी अपना पूर्ण समर्पण कंपनी को दे पाए। तो अभी प्रेरणा जरूरी है। तो ये चारों बिंदु पर जो हमने बात की है ना, ये चारों के चारों बिंदु निर्देशन का पाठ है और ये आवश्यक है, तभी हम अपने वर्कर से, अपने प्रबंध के कार्यों की चर्चा करने के क्रम में अब हम एक अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं, वो है नियंत्रण। नियोजन हो गया, संगठन हो गया, नियुक्तिकरण, निर्देशन के बाद कंट्रोल, नियंत्रण। नियंत्रण सुनते ही ऐसा लगता है ना कि जैसे कारखानों में होता है ना, पहले तो निर्देशित किया जाता है, भाई कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। बहुत बड़े बड़े बातों से, विचारों का संदेश दे दिया जाता है कर्मचारियों तक, पर कर्मचारियों में वह भावना पैदा हो कि न हो, ये करवाने के लिए नियंत्रण भी आवश्यक है। तब लिखा जाता है कि जैसे ही आप कारखाने के अंदर एंटर कीजिए तो एक पंचिंग मशीन लगा हुआ होता है कि आपने अंगूठे को दबाइए कि ताकि जैसे कि तुम्हारा टाइम लिखा जाएगा। अगर आप विलंब से आते हैं तो भैया जुर्माना दीजिए, आपके वेतन कटेंगे। समय पर आते हैं, कार्य अच्छी तरह से करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा ब्याजी मिल जाएगा, कमीशन मिलेंगे, हैं, और अधिक वेतन प्राप्त हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लुभावने कार्य। तो ये सब क्या है, एक नियंत्रण की प्रक्रिया है। नियंत्रण, कंट्रोल आवश्यक है, अन्यथा आपके किसी भी अभिप्रेरणा का कार्य वो सार्थक नहीं हो सकता है, क्योंकि मन तो मनुष्य का बदलता ही रहता है। जरा सा न दिखे कि व्यक्ति कोई न कोई लूपहोल्स खोज ही लेता है। तो नियंत्रण है क्या? नियंत्रण का मतलब होता है कि जो एक स्टैंडर्ड तय किया गया है, जो कार्य तय किया गया है कि इस माध्यम से पूरा होना है और ऐसा रहेगा कार्य। मान लीजिए कि आपने एक तय किया कि एक मोबाइल है जो इतने इंच का होगा, इसमें इतने इतने फीचर्स होंगे, ऐसा कलर होगा। अब ये इसका उत्पादन करना है अपने वर्कर्स के माध्यम से, अपने उत्पादन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो नियंत्रण कहता है कि मैंने एक स्टैंडर्ड तय दे दिया ना, स्टैंडर्ड एक प्रमाप दे दिया ना, अब उसके अनुसार जो वास्तविक कार्य होंगे उसकी तुलना करना। जो कार्य हुआ वो प्रमाप के अनुसार हुआ है या नहीं, अगर नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है। ये सब नियंत्रण के प्रोसेस में आ गया। अगर मैंने जो प्रमाप तय किया गया है, कंपनी के द्वारा जो प्रमाप तय की गई है, उसके अनुसार, उसके अनुरूप कार्य हुआ है या नहीं, तो कार्य को प्रमाप के अनुसार कार्य करवाना ही नियंत्रण कहलाता है। इसमें करना क्या होता है, पहले तो प्रमाप का निर्धारण कीजिए,
फिर देखा जाता है कि वास्तविक कार्य कैसा हुआ वो देख लीजिए, फिर उनको नज़दीक लाइए और देखिए, मेजरमेंट कीजिए कि जो प्रमाप दिया गया है उसके अनुसार काम हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर इसमें कुछ कमी है तो वो जो विचलन है, वो जो अंतर है, उसका कारण क्या है, उसे अधिक से अधिक कम करना, सुधारात्मक कार्य करना, ये हो गया नियंत्रण की प्रक्रिया। तो हम प्रबंध के कार्य के क्रम में सभी कार्यों पर चर्चा कर लिए और आप नोट्स भी लिखते चले जाइए। ये 3 से 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। उम्मीद करेंगे आपको ये भली भांति समझ में आ गया हो, और ना समझ में आए तो कृपया करके एक मैसेज कीजिए, लाइक शेयर तो करना ही है कि ताकि और भी वीडियोज़ मैं दे सकूं, मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। और अगर कहीं भी लगे बाधा उत्पन्न हो मन में, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं सहर्ष आपके प्रश्नों का, अपने कमेंट का उत्तर दूंगा। अब ये वीडियो क्रम से चलता रहेगा, अभी VST का चल रहा है, इकोनॉमिक्स का चलता रहेगा, अकाउंट्स के भी बहुत ही जल्द वीडियोज़ लेकर आप तक आऊँगा। धन्यवाद।